guys, we discuss today the topics of current electricity. 12th फिजिक्स यूनिट हमारे पास है. करंट डेंसिटी, मोबिलिटी, कंडक्टिविटी एंड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. कुछ इस तरह के टॉपिक्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. देखो बच्चों, हम जानते हैं, जैसे हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हम बात करें, देखो लास्ट टाइम हमने टॉपिक में डिस्कस किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी को. देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने बताया था, एक रिलेशन हमारे पास आया था, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास और इनटू में क्या था, रिलैक्सेशन टाइम. एक ये फॉर्मूला हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए बना था. आफ्टर देन हमने एक रिलेशन बताई थी जिसमें करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और नंबर डेंसिटी का जिक्र था. वो रिलेशंस भी आपको पता होने चाहिए. वो रिलेशन क्या है, करंट जो होता है I इज इक्वल टू एन ई ए एंड वी डी. तो ये हमारे पास एक रिलेशन और है जिसमें करंट, एन नंबर डेंसिटी, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड वी डी बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये तो रिलेशन हमने यहाँ पे देखी है. इसके अलावा देखो और भी जो कॉमन फॉर्मूले जो हम जानते हैं, जैसे कि हमने बताया था पहले, जैसे कि एक रेजिस्टिविटी रो के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, इसमें m अपॉन एन ई स्क्वायर और इनटू टाउ. एक रिलेशन ये भी हमने बताई थी, इसका भी हमने डिराइव किया था. रेजिस्टिविटी रो दैट विल बी मास अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ. एन वही है नंबर डेंसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, टाउ विद रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है, तो ये कुछ रिलेशंस है जो हमने बताई है, जो हमें पता होनी चाहिए. अब देखो हम यहाँ एक नया पॉइंट यहाँ लेने वाले हैं, करंट डेंसिटी. देखो करंट डेंसिटी और करंट दो अलग अलग वैल्यूज हैं. करंट डेंसिटी जिसको हम J, कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं, और बिकॉज करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. You must know that current is a scalar quantity, but जो current density है and that is a vector quantity. अब एक्चुअल में देखो है क्या ये करंट डेंसिटी, आप कैसे बताते हो? करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया. नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया होता है. करंट पर यूनिट एरिया. मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो करंट डेंसिटी जो J है, ठीक है, करंट डेंसिटी जो J है, मैग्नीट्यूड वाइज क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया. इस तरह से हम इसको बताते हैं. और करंट डेंसिटी की अगर आपको देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आपको इसको यूनिट बतानी पड़े तो यूनिट क्या होती है इसकी, करंट किस में होता है, करंट किस में होता है, एम्पियर. ठीक है, और डिवाइड में क्या है, एरिया, मतलब पर मीटर स्क्वायर. एरिया पर मीटर स्क्वायर दैट इज द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी. और करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है वही डायरेक्शन क्या होती है, करंट डेंसिटी की भी होती है. अब देखो करंट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है. करंट कांस्टेंट क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज ये वेक्टर के एडिशन के रूल को ओबे नहीं करता है. ठीक है, देखो करंट, नॉर्मली अगर हम करंट की बात करते हैं तो करंट कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि डज नॉट ओबे, क्या बोलेंगे इसको, डज नॉट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के रूल को करंट जो है नॉर्मली वो ओबे नहीं करता है. स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको ध्यान रखना है. अब देखो अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, इन वेक्टर फॉर्म, देखो जो करंट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है. देखो यहां से अगर देखो हमारे पास ये फॉर्मूला जो बन रहा है, J वेक्टर दैट इज इक्वल टू I अपॉन A. अगर देखो आप यहां से I करंट की वैल्यू निकालते हो तो ये क्या आता है, J वेक्टर डॉट A वेक्टर. देखो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, यू मस्ट नो दैट. एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. और देखो दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है. ठीक है, तो करंट डेंसिटी
वेक्टर है हमारे पास, एरिया वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा आई, करंट, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये क्या है, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। इसको ही अगर देखो आप और थोड़ा ओपन करना चाहोगे तो मैग्नीट्यूड वाइज जे इंटू ए, और डॉट को ओपन करोगे तो कोस ऑफ एंगल थीटा, कोस ऑफ एंगल थीटा, थीटा एंगल है किसके बीच में, करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के बीच में होगा। ठीक है, अब देखो अगर हम करें फॉर डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज, फॉर डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज, अगर अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरियाज हो, देखो जैसे हम यहाँ बात करते हैं, जैसे हमने ये कोई एक कंडक्टर दिखाया इस तरह का हमने एक कंडक्टर दिखाया जिसमें दो अलग अलग पॉइंट है। सपोज दैट ये हमारे पास कोई सी पॉइंट है, ये हमारे पास इधर कोई डी पॉइंट है, और करंट इसमें जो है एक्सिस के अलोंग आई करंट पास कर रहा होगा। तो जो दो डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये फर्स्ट रीजन है, इसका एरिया हमने अज्यूम दैट A1 मान लिया। यहाँ हमारे पास करंट डेंसिटी क्या है, J1 है। दूसरा रीजन होगा वहां एरिया क्या है, अलग है, A2, वहां की करंट डेंसिटी क्या है, J2, डिफरेंट। लेकिन दोनों देखो, जितने भी जो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म जो कंडक्टर होगा उसके अलग अलग पॉइंट पे अगर आप करंट देखोगे तो वो हमेशा इक्वल आता है, बराबर आता है। तो यहाँ देखो इस जो हम बात कर रहे हैं, अगर दो डिफरेंट पॉइंट्स की बात करोगे तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनता है, पहले वाले पॉइंट पे J1 इंटू A1 इक्वल्स टू दूसरे पॉइंट पे J2 इंटू A2। तो ये सब वैल्यू क्या है, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, और ये कांस्टेंट वैल्यू किसकी है, करंट की है। ये कांस्टेंट वैल्यू किसकी है, करंट की है। तो हमारे पास अक्सर न्यूमेरिकल भी बनता है इस तरह के क्वेश्चंस पे, जहां आपको करंट डेंसिटी, एरिया वेक्टर दोनों सेक्शन के लिए दिया गया होगा, किसी एक सेक्शन का एरिया दिया गया होगा, दूसरे सेक्शन का एरिया नहीं दिया गया होगा। तो आपको ये रिलेशन अप्लाई करके वो अननोन वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट कर लेनी होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखोगे करंट डेंसिटी क्या है, करंट पर यूनिट एरिया, और करंट बराबर क्या होता है, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो दूसरा पॉइंट यहाँ लेते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है, तो कोई बात नहीं, देखो सेकेंड पॉइंट हम यहाँ देख रहे हैं, ये तो हमें पता चल गया करंट डेंसिटी ये होता है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है, देखो एक और हम पॉइंट देखते हैं, कंडक्टेंस। एक और पॉइंट हम देखते हैं कंडक्टेंस, जिसको कैपिटल जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉर्मली कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। बेसिक बात है, ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। यानी कंडक्टेंस को आप कैसे लिखते हो, कंडक्टेंस जो है यानी 1/R से आप इसको शो करोगे। और इसकी अगर आपको यूनिट बतानी है तो देखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो 1/ओम मतलब ओम इनवर्स, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी हमारे पास, ओम इनवर्स, या इसको आप इसको MHO मो भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है। ऐसे ही देखो एक और तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ होता है कंडक्टिविटी। एक तीसरा पॉइंट क्या है, कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, कंडक्टिविटी जो है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, इनवर्स होता है। तो अगर आप सिग्मा की बात करोगे तो ये क्या होता है, 1/ρ रेजिस्टिविटी होता है। अब देखो रेजिस्टिविटी की हमने बता रखा है पहले, रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है, रो क्या होता है, M/NE² टाउ। तो अगर आपको जैसे रेजिस्टिविटी सिग्मा बताना चाहो तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, NE² टाउ अपॉन M। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी हो जाएगी, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको देखना है कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, देखो 1/ρ, रो की यूनिट होती है ओम मीटर, तो क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स।
1 अपॉन ओम, ओम किस में होता है, ओम मीटर, ठीक है, तो 1 अपॉन ओम मीटर क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसकी यूनिट हमारे पास रहेगी। तो ये कॉमन बातें हैं हमारे पास जो आपको ध्यान रखनी है। अब देखो हम यहाँ बताना चाहते हैं द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। हम क्या डिस्कस, चलो उससे पहले देखो हम एक और पॉइंट यहाँ देख रहे हैं, मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है। देखो मोबिलिटी बेसिकली करंट के फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, और म्यू से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली क्या है ये, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट, रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। अगर हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये वैलिड होगा, लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है, होल्स बेसिकली पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज। तो सेमीकंडक्टर्स में मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों के लिए होती है। बट यहाँ हम बात करेंगे, देखो मोबिलिटी एक्चुअल में क्या है, यहाँ अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। यानी मोबिलिटी को अगर आप बताना चाहोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का ये रेशियो होता है, ठीक है। अब देखो यहां से अगर आपको यूनिट भी आप देख सकते हो, मोबिलिटी की यूनिट क्या होती है, मोबिलिटी की यूनिट कैसे बताओगे, देखो मोबिलिटी की अगर आपको यूनिट बतानी हो, यूनिट आप किस तरह से बताओगे, देखो वेलोसिटी किसमें होती है, मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, यानी न्यूटन पर कूलम, इस तरह से। तो अगर आप इसको देखोगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स, और कूलम आपके पास ऊपर, और न्यूटन इनवर्स, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी यूनिट रहेगी। इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे ऊपर। अब देखो इसके अलावा यहाँ से देखो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर आप बताना चाहो तो यहाँ क्या बनेगा, म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बन गया, म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, ठीक है। अब देखो हम आते हैं, हमारे पास चलते हैं, इनिशियली हमारे पास देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, चाहे तो हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, अदरवाइज देखो हम चाहेंगे जो ये रिलेशन होती है, हम चाह रहे हैं फिलहाल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बताना। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म देखो आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू हमारे पास एन ई ए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हम चाहे तो यहाँ पुट कर सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी करंट को आप इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख सकते हो, ठीक है। यहां से ही देखो करंट एरिया है, एरिया को आप उधर ले जाओ दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आई अपॉन ए इज इक्वल टू एन ई म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बन जाएगा। आई अपॉन ए क्या होता है, हमने बताया था अभी, आई अपॉन ए मतलब करंट डेंसिटी जे, तो करंट डेंसिटी जे ये होता है, इज इक्वल टू हमारे पास ये है ही बन गई वैल्यू एन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, म्यू हमारे पास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है ही, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चाहे तो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन देखो हम यहाँ जो बताने वाले हैं क्या, देखो हमने अभी देखा था कि जो सिग्मा होता है, ये सिग्मा क्या होता है, 1/ρ होता है, ठीक है। और रो की वैल्यू हमने बताई थी, रो की वैल्यू क्या बताई थी, 1/ρ की वैल्यू थी हमारे पास m अपॉन जो ये n e स्क्वायर टाउ, ये वैल्यू थी। ये वैल्यू ऊपर जाएगी आपके पास तो क्या बन जाएगा, n
ई स्क्वेयर टाउ अपॉन एम, ये हमारे पास क्या है, सिग्मा की वैल्यू है, एन ई स्क्वेयर टाउ अपॉन एन। तो देखो अगर हम यहाँ से देखें J इज इक्वल टू एन, तो हमारे पास है ई बी है म्यू, ठीक है। और जो आपके पास ये जो प्रीवियस फॉर्मूला है, बिकॉज देखो हम क्या चाहते हैं, हम चाह रहे हैं यहाँ पे J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो देखो हमारे पास ये जो इस रिलेशन को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, यहाँ n है हमारे पास, ठीक है, E हमारे पास चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, म्यू क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। और इनटू में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है ही, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आप यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो J की वैल्यू जो हमारे पास आई N इंटू ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, J का हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। लेकिन हमें इसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे दिखाओगे, उसके लिए देखो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम इंटू टाउ, यू नो दैट द वैल्यू। सो जब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो J इज इक्वल टू एन इंटू ई है, Vd की वैल्यू क्या होती है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम इंटू टाउ, ये हम यहाँ पुट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो J इज इक्वल टू एन ई इंटू ई का स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास ये टाउ आगे ले जाओ और डिवाइड में m रहने दो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से बाहर निकाल दो। अब देखो ये वैल्यू है क्या, ये वैल्यू है क्या, ये वैल्यू वही तो है जो हमने बताया था अभी, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। तो ये जो J है, ये किसके बराबर हो गया, सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड में तो ये है, बट हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से हमने इसको लिखा। एंड दैट इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, नोन एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। अक्सर हम सोचते हैं भी ओम्स लॉ है क्या, ओम्स लॉ पे हम पढ़ते थे V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ में हम क्या पढ़ते थे, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये हम देखते, वो भी ओम्स लॉ है, वो प्रैक्टिकल फॉर्म है, ठीक है, वो क्या प्रैक्टिकल फॉर्म है। और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म अगर आपको दिखाना है तो J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर, सो दैट इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास इसमें एक और टॉपिक हम बताने वाले हैं, जिसमें क्या है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे पड़ता है, ठीक है। और इसी में हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी फाइंड करना बताएंगे कैसे आता है, और जो भी न्यूमेरिकल्स उसमें बनते हैं वो कैसे आप सॉल्व करते हो। देखो हमने पढ़ा है, जब भी आपको वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का इफेक्ट बताना है आपको रेजिस्टेंस पर इन केस ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। तो देखो रेजिस्टेंस का हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A। लेकिन हमें तो टेम्परेचर का डिस्कस करना है, और देखो जब भी कभी टेम्परेचर का डिस्कस करना होता है तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं रिलैक्सेशन टाइम जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो देखो क्योंकि हमें पता है रो का फॉर्मूला हमने बताया था m अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ, ये फॉर्मूला यहाँ पे है, ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ तो R इज इक्वल टू रो की जगह हमने पुट कर दिया m अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ, और इनटू में ये जो हमारे पास लेंथ और एरिया, ये सारा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो हमें टेम्परेचर का इफेक्ट बताना है। देखो यानी यहाँ जो ये रिलैक्सेशन टाइम होता है टाउ जो है वेरी करता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। तो जब भी आप, जैसे आप देखो यहाँ क्या दिख रहे हो, रेजिस्टेंस, यहाँ से हमें दिख रहा है रेजिस्टेंस टाउ के रिलैक्सेशन टाइम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आपके पास रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है
तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इंक्रीज होगी। और अगर रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होता है तो वो डिक्रीज करेगा। अब देखो हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात यहाँ कर रहे हैं। देखो बता दें यहाँ पे हम ये कहें इसमें इफ टेम्परेचर T, टेम्परेचर क्या किया जाए, राइज अप किया जाए। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, जो कंडक्टर है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी जो आप कहोगे, थर्मल वेलोसिटी या थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी स्पीड राइज अप करेगी। ठीक है, और स्पीड, पार्टिकल्स के स्पीड बढ़ने का मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी का राइज अप होना। इसका मतलब है क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की राइज अप करेगी। यानी एनर्जी राइज अप करना, काइनेटिक एनर्जी स्पीड का बढ़ना, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत फास्टली कोलाइड करेंगे। देखो एक्चुअल में क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी राइज अप होने से जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ, तो वो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी, बिकॉज देखो एक तो इलेक्ट्रॉन्स जो है धीरे धीरे आके टकराएं तो टकराने में लगने वाला टाइम ज्यादा होता है, लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी, तो वो जल्दी से टकरा जाएंगे फास्टली, और टाइम जो है कम लगेगा। और टाइम कम लगने का मतलब रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस हो गया। अब देखो जब रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस होगा तो हमारे पास ये रिलेशन रहा कि रिलैक्सेशन टाइम अगर रिड्यूस होगा तो रेजिस्टेंस दोनों क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर राइज अप करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, इन केस ऑफ कंडक्टर्स, यानी हम ये देख रहे हैं अगर आपने टेम्परेचर को राइज अप किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रही है, कंडक्टर्स की इंक्रीज हो रही है। तो ये इफेक्ट हम यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन हम देखो यहाँ एक नया पॉइंट यहाँ बताने वाले हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर इसे हम कहें कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ तो कंक्लूजन क्या निकला कि टेम्परेचर राइज अप करने पे रेजिस्टेंस भी क्या होती है, राइज अप करती है। इन केस ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर्स की बात करते हैं। अगर सेमीकंडक्टर्स कहता है तो इसमें उल्टा होता है, सेमीकंडक्टर्स में अलग कंडीशन होती है। सेमीकंडक्टर्स में आपके पास टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। ठीक है, ध्यान रहे इस बात का। अब देखो यहाँ हम देख रहे हैं दूसरा पॉइंट यहाँ डिस्कस करते हैं, जो ये कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर की हम यहाँ बात कर रहे हैं। देखो इसमें कुछ अजम्पशंस है हमारे पास, जैसे हमने मान लिया इफ हमने क्या माना, आर नोट हमने क्या मान लिया, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। आर नोट क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, या हम कहें एट 0 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन पर। और हमने ये कहा आर टी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आफ्टर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, एट एनी टेम्परेचर, जो भी हमने टेम्परेचर चेंज किया होगा उस टेम्परेचर के कारण जो रेजिस्टेंस हमारे पास आई, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हम ऑब्जर्व करते हैं जो ये टेम्परेचर के कारण जो रेजिस्टेंस में चेंज आता है, वो चेंज, तो यहाँ चेंज इन द रेजिस्टेंस, या हम कहें इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस और डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ बेसिकली क्या बोलेंगे, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस। सो चेंज इन रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, आर टी, ठीक है, माइनस आर नोट। तो आर टी मतलब फाइनल रेजिस्टेंस आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और ये क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस बिफोर चेंजिंग द टेम्परेचर। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑब्जर्व दैट, तो जो ये चेंज इन द रेजिस्टेंस है, जो ये चेंज यानी आर टी माइनस आर नोट, जो ये चेंज इन द रेजिस्टेंस या इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, रेजिस्टेंस जो इनिशियली है हमारे पास, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, यानी एट 0 डिग्री सेल्सियस इसको हम मान रहे हैं वो। तो एक पॉइंट तो ये बनता है।
दूसरा पॉइंट, यही जो रेजिस्टेंस है हमारे पास आर टी माइनस आर नोट, यानी चेंज इन द रेजिस्टेंस दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, या तो देखो आप ऐसे कर लो कि फाइनल टेम्परेचर इनिशियल T1 फाइनल T2, और यहाँ देखो जब इनिशियल हमारे पास 0 है, फाइनल T है, तो चेंज इन द टेम्परेचर यानी T माइनस 0, यानी ये क्या होगा हमारे पास बेसिकली T ही है, तो T यहाँ पे क्या है, राइज इन द टेम्परेचर। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। इन दोनों पॉइंट्स को जब आप कंबाइन करोगे तो आर टी माइनस आर नोट यानी चेंज इन द रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आर नोट तो है ही, और साथ में हमारे पास ये टी क्या है, राइज इन द टेम्परेचर, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो यहाँ देखो अब जैसे आप क्या देखोगे, आर टी माइनस आर नोट इक्वल करोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल होता है, इसको हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और उस कांस्टेंट वैल्यू को हम अल्फा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। आर नोट हमारे पास रहेगा, टी हमारे पास यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हम देखें या तो आप ये देखो भाई रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर अगर आपको फाइंड करना है तो आर नोट को उठा के आप इधर ले आओ, तो आर नोट जब आपका इधर आएगा तो हमारे पास प्लस में अल्फा आर नोट टी, ये वैल्यू है ही, इधर हमारे पास आर नोट को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस अल्फा इंटू टी, ये हमारे पास क्या है, आर टी। तो इस तरह से हमारे पास ये एक रिलेशन भी बन जाती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ ये फाइंड किया कि रेजिस्टेंस आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यहाँ देखो वैल्यू क्या आई है हमारे पास, रेजिस्टेंस आफ्टर एट एनी टेम्परेचर टी दैट विल बी इक्वल्स टू आर नोट तो है ही जो हमने कॉमन लिया, 1 प्लस अल्फा इंटू टी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक रिलेशन ये बनती है। अब देखो ये अल्फा क्या है, टेम्परेचर का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो अल्फा को हम कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं, या इसको आप टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहोगे, और इसको हमें फाइंड करना है, या हमें न्यूमेरिकली वैल्यू दे रखी होती है इसकी, तो कोई अननोन वैल्यू जो नहीं दी हुई उसको हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम यहाँ से देखें, अगर देखो आप यहाँ से इसको आप देखोगे, यहाँ से अल्फा की वैल्यू देखो, अगर आप अल्फा की वैल्यू फाइंड करना चाहो तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आर टी माइनस आर नोट, ये तो आपका रहेगा साइड में, आर टी माइनस आर नोट रहेगा ऊपर, डिवाइड में हमारे पास आर नोट और टी ये जाएगा, डिवाइड में क्या जाएगा, आर नोट और मल्टीप्लाई में टी, तो ये भी हमारे पास एक अल्फा का फॉर्मूला बन जाता है। तो अल्फा यहाँ पे क्या है, अल्फा यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टर। तो देखो न्यूमेरिकली हम क्या देखते हैं, हो सकता है आपको अल्फा फाइंड करना होगा। ठीक है, otherwise sometimes if we have the value of alpha coefficient of temperature and जो भी हमारे पास change in the resistance T में भी आपसे T rise in the temperature कितना हुआ वो भी आपसे फाइंड करने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो समटाइम्स ये भी होता है, जैसे T यहाँ पे क्या है, आप देखोगे यहाँ पे वेयर T क्या है, T है राइज इन टेम्परेचर, T क्या है यहाँ पे, राइज इन टेम्परेचर। तो T को हम क्या लिख सकते हैं, किन्हीं दो टेम्परेचर का चेंज, मतलब फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर T1, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों टेम्परेचर में से कोई भी एक वैल्यू जो आपको नहीं दी गई होगी वो भी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। तो हमने क्या देखा, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, आर टी माइनस आर नोट एंड ऑल डिवाइड बाई आर नोट क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे इनटू में टी को हम क्या लिख देंगे, T2 माइनस T1। तो इस फॉर्मूले को भी हम कई बार न्यूमेरिकली यूज करते हैं, T2 या T1, इन दोनों में से कोई अननोन वैल्यू न्यूमेरिकली जो नहीं दी गई होती उसको भी हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है,
आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जब भी आपको कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर फाइंड करना हो अल्फा अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज अल्फा दिया हुआ हो, इन सभी वैल्यू में से कोई भी अननोन वैल्यू जो आपको नहीं दी गई होगी उसको भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। अब देखो अगर हम बात करें फॉर कंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कंडक्टर्स के लिए कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव होने का मतलब अल्फा पॉजिटिव कब आएगा, RT माइनस R0, यानी RT ज्यादा हो और ये क्या हो, कम हो। तो अल्फा पॉजिटिव आने का मतलब है रेजिस्टेंस जो आपकी आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वो ज्यादा होगी, किससे, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर। इसका मतलब है इट मीन्स टेम्परेचर अगर आपने राइज अप किया है तो आपके पास रेजिस्टेंस भी क्या होगी, राइज अप होगी। ठीक है, लार्ज अमाउंट के अंदर। तो ये अल्फा हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर हम बात करें फॉर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इनकी अगर हम बात करते हैं तो इन मटेरियल्स में अल्फा कैसा होता है, अल्फा नेगेटिव आता है। अल्फा की वैल्यू कैसे आती है, नेगेटिव। और अल्फा नेगेटिव आने का मतलब ये है कि अगर आपने टेम्परेचर राइज अप किया है तो आपकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। कैसे, देखो अल्फा नेगेटिव कब आ सकता है, यहाँ जो हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है RT माइनस R0, मतलब R0 ज्यादा हो और RT क्या हो, कम हो। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या होती है, कम हो इनिशियल से, तो हमारे पास अल्फा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अल्फा नेगेटिव आने का मतलब है इन दोनों वैल्यू में से, यानी R0 क्या हो, ज्यादा हो और RT क्या हो, कम हो। यानी टेम्परेचर जब आपने बढ़ाया, इसका मतलब ये है इफ टेम्परेचर जब आपने इंक्रीज किया तो जो रेजिस्टेंस RT जो ज्यादा होनी चाहिए थी, ज्यादा ना होके वो कम आ रही है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज हो जाती है। तो उल्टा रिवर्स होने का मतलब इंक्रीज करने पे डिक्रीज हो रहा है, मतलब अल्फा क्या है, नेगेटिव है। अब तीसरा पॉइंट और आता है हमारे पास, एक और अक्सर थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस भी आता है कि जो अलॉयज होते हैं, हम बात कर रहे हैं थर्ड केस की, फॉर अलॉयज क्या होते हैं पता है सबको। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, मिश्र धातु जिसको बोलते हैं, कॉन्स्टेंटन, मैग्नेनिन, निक्रोम, ये सब जो होते हैं अलॉयज पता है। निक्रोम होता है हमारे पास, ठीक है, निक्रोम होता है, कॉन्स्टेंटन है, और एक और होता है मैग्नेनिन, यूरेका, ये सब अलॉयज होते हैं। अलॉयज में अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा की वैल्यू स्मॉल होती है। ठीक है, स्मॉल होती है, स्मॉल और पॉजिटिव। स्मॉल वैल्यू होने का मतलब, अब स्मॉल वैल्यू होने का मतलब ये है कि देखो अल्फा स्मॉल होने का मतलब टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस पे बहुत ही कम होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण जो आपके पास जो ये यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स, जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स जो होती है उनको बनाने में अलॉयज का यूज होता है। देखो जैसे हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं, मीटर ब्रिज देखते हैं, पोटेंशियोमीटर देखते हैं, या रियोस्टेट जो होते हैं हमारे पास, रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं, जो कॉइल्स होती है वो अलॉयज की होती है। अलॉयज की क्यों होती है, ताकि अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत चेंज हो तो रेजिस्टेंस पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस वेरी भी करती है तो वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अलॉयज का यूज करते हैं। अल्फा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर पॉजिटिव, स्मॉल वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। न्यूमेरिकली आप इन फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। इनको अप्लाई करने से जो भी कोई अननोन वैल्यू होगी उसको हम फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन हम यहाँ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देख रहे हैं। एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या है, देखो रेजिस्टेंस की ही हम बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की ही हम यहाँ बात कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है, देखो क्वेश्चन क्या है, if length of a conductor increases n times, अगर किसी कंडक्टर के लेंथ को हमने n टाइम्स इंक्रीज कर दिया, देन व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, या हम कहें परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस क्या होगा। तो कहता है फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस और इंक्रीज इन रेजिस्टेंस और एंड परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, ये हमें बताना है। ठीक है, देखो अक्सर हम क्या देखते हैं कि लेंथ को आप डबल ट्रिपल करोगे तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखो नॉर्मली हम क्या देखते हैं, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, ऐसा हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास कोई कंडक्टर है, उसकी लेंथ को आपने n टाइम्स कर दिया। ठीक है, तो क्या रेजिस्टेंस भी n टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, रॉन्ग। ये जो आंसर आपका गलत होगा। रेजिस्टेंस जो आपकी न्यू रेजिस्टेंस क्या है, n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल अगर होती है तो ये क्या है, गलत है, सही नहीं है। ठीक है, सही हमें करना है। क्या होता है, देखो सिर्फ किसी कंडक्टर में जिसकी लेंथ को आपने n टाइम्स किया, देखो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, हम मान लेते हैं जो न्यू लेंथ यानी L डैश नई लेंथ है वो क्या है, n टाइम्स ऑफ L है। ऐसा हम इक्वेशन में बता रहा है कि लेंथ, फाइनल लेंथ क्या है, इनिशियल लेंथ का n टाइम्स है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस भी आपकी अलग होगी, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगी, R डैश होगी, और एंड इनिशियल रेजिस्टेंस हमारे पास सपोज दैट R है, मान लिया, अज्यूम दैट। अब देखो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है R इज इक्वल टू रो L बाई ए, तो ये R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस है, और फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगी, उसको हमने कहा R डैश। और देखो लेंथ वगैरह चेंज होती है, रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रो रिमेन्स सेम इंडिपेंडेंट ऑन द डायमेंशंस चेंज। सो रो तो आपका सेम रहेगा, लेकिन L डैश आपका बदलेगा, डिवाइड में A डैश, ये आपका चेंज होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, चेंज इन द रेजिस्टेंस। अब देखो ये तो फाइनल रेजिस्टेंस हमारे पास है, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है, अगर दोनों को डिवाइड कर दें, लेफ्ट को लेफ्ट से R डैश अपॉन R, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, रो L डैश अपॉन A डैश डिवाइड में रो L अपॉन A, तो रो से रो आपका कट जाएगा। ठीक है, बिकॉज वैल्यू सेम है, तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, देखो ये आएगा L डैश अपॉन A डैश, और यहाँ ये मल्टीप्लाई में वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, A अपॉन L, इस तरह से वैल्यू ये हो जानी है। सो फाइनली हम क्या देखेंगे, R डैश अपॉन R एंड दैट विल बी इक्वल्स टू L डैश अपॉन L, और इनटू में क्या आएगा, A अपॉन A डैश। तो ये हमें देखो एक रिलेशन यहाँ दिख रही है, R डैश अपॉन R, L डैश अपॉन L, A अपॉन A डैश, यानी हमें लेंथ में जो चेंज है वो तो दिया हुआ है, लेकिन जब कोई वायर है, सपोज दैट ये वायर है, इसकी लेंथ को आप जब बढ़ा रहे हो तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और वो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, इसलिए हमें ये सारी कहानी बतानी पड़ रही है। ठीक है, हम चाहेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ा, उसकी वैल्यू को भी हमें देखना है। तो देखो इतना हमें रखना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो एरिया वाला रीजन आप कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब क्या होता है, देखो बिफोर स्ट्रेचिंग द वायर और आफ्टर स्ट्रेचिंग द वायर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम सेम रहता है हमेशा। और वॉल्यूम क्या होता है, देखो हमें पता है भाई वॉल्यूम जो है V डैश और V डैश वॉल्यूम कौन सा है, आफ्टर चेंजिंग द लेंथ, और V क्या है, बिफोर चेंजिंग द लेंथ।
तो वॉल्यूम होता क्या है, एरिया, एरिया आफ्टर क्या है ए डैश, लेंथ आफ्टर क्या है हमारे पास एल डैश, और वॉल्यूम पहले बिफोर द स्ट्रेचिंग, तो पहले इनिशियली एरिया ए है और लेंथ भी क्या है इनिशियली एल है। हमें देखो ए अपॉन ए डैश चाहिए, आपको क्या चाहिए ए अपॉन ए डैश, तो यहां से आप देखो ए अपॉन ए डैश अगर ये फाइंड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास एल डैश अपॉन एल आएगा। ठीक है, आपको वॉल्यूम क्या करना है, वॉल्यूम को इक्वेट करना है, बराबर रखना है पहले और बाद में। ठीक है, तो यहां से हमें ए अपॉन ए डैश यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाद में, तो बराबर क्या होता है एल डैश अपॉन एल। यानी जो इनिशियली जो हमारे पास रिलेशन है इसमें देखो ए अपॉन ए डैश, इसकी जगह पर हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, इंप्लाइज दैट आपके पास आर डैश अपॉन आर, ये क्या हो जाएगा एल डैश अपॉन एल, ये तो है ही, मल्टीप्लाई में ए अपॉन ए डैश, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है एल डैश अपॉन एल, तो इसकी वैल्यू क्या है एल डैश अपॉन एल, यानी ये क्या बन जाएगा एल डैश अपॉन एल सारे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ में आया कि आर डैश अपॉन आर ये क्या हो जाएगा एल डैश अपॉन एल और सारे का होल स्क्वायर। अब क्या हमें एल डैश और एल दिया हुआ है रेशो, अब देखो शुरुआत वाली कंडीशन को देखते हैं, हमें देखो इनिशियली ये दिया हुआ है, इसके बाद देखो एल डैश क्या है एन टाइम्स ऑफ एल है, यानी अगर आप यहां से एल डैश अपॉन एल इसको निकालोगे तो क्या होगा एन आएगा, है ना, आफ्टर चेंज यानी फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ क्या होगी एन के बराबर होगी। तो इस वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में पुट करो, इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो हमारे पास आर डैश अपॉन आर बराबर एल डैश अपॉन एल, इसकी वैल्यू क्या है एन है, तो एन का स्क्वायर, यानी हमने क्या किया आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर, ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ये हमारा क्या है फाइनल रिजल्ट है। यानी जो हम पहले इनिशियली इमेजिन कर रहे थे, सोच रहे थे कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, सो आर डैश आपका एन टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्या होगा आर डैश आपका एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर होगा। ठीक है, ध्यान रखें। अब देखो न्यूमेरिकली क्या होता है, जिससे आपसे कह दिया जाए कि कोई कंडक्टर है, इसकी लेंथ को हमने ट्वाइस कर दिया, ठीक है, ट्वाइस स्ट्रेचअप किया, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी, क्या दो गुना होगी, नहीं, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू होनी है। तो इस तरह से आप इस रिलेशन को ध्यान रख सकते हो। तो एक तो ये पॉइंट आया, यानी आर डैश न्यू रेजिस्टेंस हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। अब देखो दूसरा पॉइंट है इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आएगा इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, और इंक्रीज इन रेजिस्टेंस मतलब क्या है फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल की वैल्यू क्या है हमारे पास, फाइनल की वैल्यू है एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर माइनस आर, यहां से हम आर को कॉमन ले लेंगे, सो एन स्क्वायर माइनस 1 और आर हमने कॉमन ले लिया, सो दैट विल बी द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, सो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब तीसरा थर्ड केस हमसे पूछता है परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, लास्ट पॉइंट इसका है परसेंटेज, लास्ट पॉइंट है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज आया, रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज आया। तो ये परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल यानी इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज चेंज निकालने का, इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है। इंक्रीज होगी तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, डिक्रीज होगी तो इनिशियल माइनस फाइनल करना है, ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, तो चेंज का मतलब क्या होता है आर डैश माइनस आर अपॉन ओरिजिनल क्या है आर, और इनटू में क्या करोगे आप
इंटू में हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये भी आपके पास रिलेशन ओके है। अदरवाइज अगर देखो आप आर डैश माइनस आर, इसकी वैल्यू अगर आप देखो पुट करना चाहो तो इसकी वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, आर डैश माइनस आर यानी चेंज इन द रेजिस्टेंस हमने बताया था अभी, क्या वैल्यू है ये एन स्क्वेयर माइनस 1 इंटू आर अपॉन आर और इंटू में 100, यानी आपके पास ओरिजिनल वैल्यू भी कट जाएगी, तो क्या बनेगा एन स्क्वेयर माइनस 1 और इंटू में क्या है 100। अब जैसे भी आपके पास वैल्यू है मल्टीप्लाई 100 करके आपको परसेंटेज में यहाँ पे रिजल्ट मिल जाना है। ठीक है, तो ये भी आप इसमें देख सकते हो। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकली आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और जैसे भी न्यूमेरिकल बनते हैं अननोन वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है।